गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय मीणा जीपीसी करौली से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है CE 206। इसके हम यूनिट नंबर 6 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पर, जिसका नाम है यूनिट नंबर 6 में 6.2, जिसमें हम बेसिकली टोटल स्ट्रेसेस, इसके अलावा न्यूट्रल स्ट्रेसेस और इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्या ये टॉपिक है और किस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको कंसोलिडेशन या फिर कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, जैसे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूँ, फिर वहां पर देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें, आप कहोगे कि सर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मतलब, देखिए हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, मिट्टी में एक सिंपल क्लासिफिकेशन में जो काम आती है या आइडेंटिफिकेशन में जो काम आती है या सिंपल अपने पास नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, उनको बोला जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो मिट्टी में बेसिकली एज ए सिविल इंजीनियर हमको काम आता है, जैसे कि भैया हमारे पास शियर स्ट्रेंथ या फिर परमेबिलिटी या फिर हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो एक टर्म कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि हमारा ये चैप्टर ही है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जहां कंसोलिडेशन के बारे में देखते हैं। तो ये जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, ये सारे की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किसका फंक्शन होती है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस का फंक्शन होती है। परंतु इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, इस चीज को देखने के लिए पहले आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहला है कौन सा, टोटल स्ट्रेस, और दूसरा है हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रेस। ठीक है, जब आपको ये दोनों चीज पता हो जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि इफेक्टिव स्ट्रेस। और आपको याद क्या रखना है, इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, चाहे ये हो शियर स्ट्रेंथ, चाहे परमेबिलिटी, चाहे वेयरिंग कैपेसिटी या कंप्रेसिबिलिटी, जो भी हो, ठीक है, ये सारी की सारी किस पर निर्भर करती है, ये बेसिकली निर्भर करती है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होती है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बदलेगा तो इनका मान भी बदलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं बदलेगा तो इनका मान भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर। मिटा रहा हूं, देखिए तीनों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक टेबल मेरे साथ साथ आप बना लीजिए। देखिए हमने एक टेबल बना ली, वैसे भी इस बोर्ड में 3 खांचे हैं। एक तरफ हमने लिख लिया क्या है, टोटल स्ट्रेसेस, एक तरफ लिख लिया न्यूट्रल स्ट्रेसेस। ठीक है, और एक तरफ हम लिख रहे हैं कौन सा, इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं स्क्रीन पर, इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, अब सही है ना। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्ट्रेसेस होता क्या है, इसको अगर निरूपित करने की बात करें तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको सिग्मा के ऊपर इस तरीके से बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस पर आएंगे, परंतु पहले हमको टोटल स्ट्रेसेस के बारे में देखना है, देन फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल स्ट्रेस होता क्या है, ये देखो टोटल स्ट्रेस। मान लीजिए अगर मैं फॉर एग्जांपल मिट्टी की बात करूं, तो हमारे को बियरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से मिट्टी को देखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी फुटिंग का लोड है, ये कोई भी मान लीजिए फुटिंग है इसके ऊपर, और इस पर ये कोई लोड है, तो किसी भी डेप्थ h पर, किसी भी डेप्थ h हाइट पर अगर यूनिट वेट मिट्टी का ये है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली कितना टोटल स्ट्रेस होगा। तो किस तरीके से लिखोगे, टोटल स्ट्रेस में हमारे पास क्या नहीं आता, ऊपर बार नहीं आती। ठीक है, टोटल स्ट्रेस किस तरीके से निकलेंगे, तो क्या होता है, परिभाषा बोल रहा हूं मैं इसको, टोटल स्ट्रेस होता क्या है, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल प्लस एक्सटर्नल बिल्डिंग की जगह कॉलम भी बोल सकते हो, बिल्डिंग की जगह आप कॉलम बोल दो, ज्यादा सही है,
एक्सटर्नल कॉलम लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये कोई स्क्वायर फुटिंग है जिसकी चौड़ाई b है, तो सेल्फ वेट, मिट्टी का सेल्फ वेट क्या होता है, यूनिट वेट इंटू में हाइट गामा इंटू में h, और मान लीजिए ऊपर से p लोड आ रहा है कॉलम का, तो p बाई b का स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर फुटिंग है, अगर l इंटू बी होता तो l इंटू बी कर देते। कुल मिला के ये एरिया ऑफ फुटिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है ये एरिया ऑफ फुटिंग, फुटिंग का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, तो टोटल अगर मैं बात करूं अब परिभाषा की, तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होता है मिट्टी का खुद का स्वयं का भार उस बिंदु पर जिस बिंदु पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्लस में एक्सटर्नल बिल्डिंग लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, इन दोनों टर्म का जोड़ जो होता है उसको हम टोटल स्ट्रेस कहते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर बार नहीं लगानी, बार बार मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर बार नहीं लगानी, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये टोटल स्ट्रेस है। आप कहोगे सर अगर एक्सटर्नल लोड ना हो तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको तो बोला जाता है हमारे पास टोटल स्ट्रेस। अब आते हैं हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रेस। इसको पोर वाटर प्रेशर, इसको पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस वजह से होता है, देखिए हमारे पास मान लीजिए अगर ये हमारे पास कोई ग्राउंड सरफेस है, अगर ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दूसरे पेन से बना देता हूँ, और यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है, नीले पेन से वाटर लेवल है। अगर ये हमारा वाटर लेवल है, वाटर टेबल का लेवल है, तो अगर मैं इस बिंदु पर टोटल स्ट्रेस की बात करूँ, तो अब मैं टोटल स्ट्रेस बाद में देखूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूट्रल स्ट्रेस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर वाटर के द्वारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए जाने वाला प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। सपोज मान लीजिए कि इस डेप्थ पर, जिसमें ये वाली जो डेप्थ है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ h1, और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है उसको बोल रहा हूँ h2। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर जो होता है, जिसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोल रहे हैं हम, वो क्या होता है भैया, गामा डब्ल्यू, क्योंकि पानी द्वारा लगाया जा रहा है, ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू उस पॉइंट के ऊपर जो भी पानी का हेड है। अब हेड अवेलेबल ऑफ वाटर क्या है, यही तो है। ठीक है, तो पानी का जो भी अवेलेबल हेड है तो उसको h2 से गुणा कर दीजिए, ये होता है। और ये हमेशा और हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा और हमेशा। ठीक है, जबकि ये हमेशा डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये पोर वाटर प्रेशर है। चूंकि बिल्डिंग का लोड, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने कॉलम ही बनाया था, तो अगर यहाँ पर मैं सॉइल पार्टिकल्स बना दूं, सॉइल पार्टिकल्स बना दूं, ये लीजिए, ये सॉइल पार्टिकल बना दी मैंने। तो जो सॉइल पार्टिकल्स बना दिए हैं, तो जो बिल्डिंग का ऊपर से जो लोड आ रहा है वो बेसिकली कौन लेगा, मिट्टी के कण, जो सॉलिड पार्टिकल है वही लेंगे। रिक्तियों में उपस्थित पानी चूंकि लोड ट्रांसफर में कोई भूमिका अदा नहीं करता, चूंकि लोड ट्रांसफर में न्यूट्रल स्ट्रेसेस का कोई लोड नहीं होता, लोड नहीं लेता, इसलिए इसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोड नहीं लेता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, परंतु अगर वाटर टेबल उपस्थित है तो वहां इसका अस्तित्व में आना जरूरी है, और इसका मान हमेशा ऊपर की ओर लगता है ये, और इसका मान कितना होता है, गामा डब्ल्यू इंटू में h2। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली बात हो गई है ये वाली। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं अब टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस की, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई फिजिकल मीनिंग तो नहीं है, परंतु इफेक्टिव स्ट्रेस होता न्यूमेरिकल मीनिंग जरूर निकलता है कि आपको टोटल निकालना आपको आ गया। ठीक है, आपको पोर वाटर निकालना आ गया, तो आप दोनों को घटा दीजिए, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल पैरामीटर है, न्यूमेरिकल पैरामीटर है, और इसका मान कितना होता है, टोटल माइनस में पोर वाटर प्रेशर, या पोर वाटर प्रेशर का ही दूसरा नाम है क्या, न्यूट्रल स्ट्रेसेस। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं अगर यही केस आपका ले लूँ, ये वाला जो केस नंबर 2 है ये ले लूँ, इसको मैं केस नंबर 1 बोल दूँ, केस नंबर 1 बोल दूँ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान कितना होगा। अगर इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर पहले टोटल स्ट्रेस बताओ, तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालो, कितना होगा। देखो, अगर यहाँ पे गामा 1 है और यहाँ पर गामा 2 मिट्टी का यूनिट वेट है, जो भी यहाँ सबमर्ज है तो सबमर्ज जाएगा,
तो गामा 1 इंटू में H1 प्लस में गामा 2 इंटू में H2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, टोटल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो सेल्फ वेट है, एक्सटर्नल बिल्डिंग लोड होता तो लगा देते, नहीं है तो नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये हो गया। और तो कोर वाटर प्रेशर कितना होगा, गामा W इंटू में H2। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, टोटल माइनस में 4, टोटल माइनस में 4, मैं अपने आप को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। टोटल माइनस में 4 वाटर प्रेशर, ठीक है। टोटल कितना है, गामा 1 H1 प्लस में गामा 2 H2 माइनस में गामा 2 H2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। गामा 1 H1 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ भी गामा 2 है, यहाँ भी गामा 2 है, तो यहाँ पर मैं हमारे पास क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर H2 है, यहाँ H2 है, और 4 वाटर प्रेशर में गामा 2 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पर आएगा बेसिकली गामा W, क्योंकि पानी लगा रहा है ना, तो गामा W H2। तो H2 तो कॉमन ले लूँ, गामा 2 माइनस में गामा W। और आपको मैंने बता रखा है पानी वाटर टेबल के नीचे की मिट्टी होगी तो सैचुरेट, ठीक है, परंतु उसमें से पानी कम रहा है, तो ये सबमर्ज यूनिट वेट होगा गामा 2, और ये सबमर्ज। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, ये आपको मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि यदि, वापस से सुन लो, क्या होता है, वाटर टेबल के नीचे की जो मिट्टी होती है, देखो मान लीजिए वाटर टेबल है, तो नीचे की मिट्टी जो होगी वो पानी में पूर्ण रूप से डूबी हुई है, तो पानी उसमें क्या लगाएगा, उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स लगाएगा। तो बॉयंट फोर्स लगने की वजह से, बॉयंट फोर्स लगने की वजह से ही उसके ऊपर की ओर बल लगता है, जो कि घटाना पड़ता है, और ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल परिभाषा है, जिसका मान किस प्रकार से निकाला जाता है, टोटल में से 4 वाटर प्रेशर घटाकर, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सारी की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, चाहे वो बियरिंग कैपेसिटी हो, चाहे शियर स्ट्रेंथ हो, चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, सारी की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी उसी का फंक्शन होती है, किसका, टोटल स्ट्रेसेस का। पहले ये माना जाता था कि टोटल वो इफेक्टिव स्ट्रेसेस का, टोटल स्ट्रेसेस, परंतु जैसे जैसे डैम्स के फेलियर देखने को मिले, तो उसके बाद ये समझ में आने लग गया कि भैया टोटल स्ट्रेसेस पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस पर निर्भर करती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि किस तरीके से हम टोटल स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस की गणना करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेसेस नीचे की ओर लगेंगे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी कि भैया की सारी सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस पर निर्भर करती है। तो कुछ नोट डाउन करके एक चीज आप लिख लीजिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, अगर ये ग्राउंड सरफेस है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेसेस भी बढ़ेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से आपके पास क्या होगा, मिट्टी ज़्यादा दबेगी। अगर मिट्टी ज़्यादा दबेगी यानी कि इसकी शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मिट्टी की लोड लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। नीचे की मिट्टी अच्छे से दबी हुई है इसलिए, ठीक है। ऑलरेडी अगर नीचे से मिट्टी दब रही है तो हमारे पास सेटलमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बढ़ती है, सेटलमेंट भी बढ़ेगा। सेटलमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा परमेबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस होगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डेप्थ के साथ बढ़ता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से शियर स्ट्रेंथ बढ़ती है, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पर परमेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कण पास पास आ जाएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से, और पास पास आ गए तो हमारे पास क्या होगा, रिक्तियां कम रह जाएंगी, और रिक्तियां कम रह जाएंगी यानी वॉइड रेशियो भी कम होगा, ठीक है। कम रह जाएंगी तो परमेबिलिटी भी कम रह जाएगी, सेटलमेंट बढ़ता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी घटती जाती है, क्यों, क्योंकि मिट्टी दब गई तो अब और ज्यादा टेंडेंसी नहीं रहेगी दबने की। जब टेंडेंसी नहीं रहेगी तो हम इजीली इस चीज को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेसेस को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बहुत सारे केस और भी हैं, परंतु आपके सिलेबस की अगर बात करें तो आपको इतना ही आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज है जो कि कंसोलिडेशंस में आप करेंगे, और वो वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। आगे के जितने भी चैप्टर हैं इसी पर ही निर्भर करेंगे, ठीक है जी। तो